कि दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ के द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यानमाला के संरक्षक हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, दीनदयाल पीठ के प्रभारी प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा जी, ऑनलाइन व्याख्यानमाला के संयोजक आदरणीय भाई प्रमोद जी, विश्वविद्यालय के वरेण्य आचार्य समुदाय, शोधार्थी और विद्यार्थी, मुझे इस व्याख्यानमाला में बोलने के लिए प्रेरित किया हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी ने। स्नेही हैं, उत्साही भी हैं। आप सबों से संवाद करना, इसी स्नेह और उत्साह से संवाद करना है। जो विषय मुझे प्रस्तावित है या जो विषय हम दोनों ने मिलकर प्रस्तावित किया है, वह संस्कृति, राष्ट्र और भारतीय साहित्य की पदावली में है। भारत के सकर्मक बौद्धिकता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति से संचालित इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला के लिए संस्कृति और राष्ट्र पर भारतीय साहित्य के संदर्भ में बातचीत करना प्रासंगिक भी है। स्वातंत्रोत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में कला, मानविकी और समाज विज्ञान के संकाय संस्कृति और राष्ट्र की समझ को लेकर और भारतीय साहित्य में इनकी उपस्थिति को लेकर कई अर्थ और अनर्थों के से संदर्भित रहे हैं। प्रश्न उठता है कि हम इन अवधारणाओं को कैसे समझें। मैं शुरुआत आचार्य नरेंद्र देव से करूंगा। आचार्य नरेंद्र देव का नाम हम सभी जानते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र की एक संपादित पुस्तक है भारतीयता की पहचान। इसके पृष्ठ 53 पर आचार्य नरेंद्र देव का एक कथन है। कथन में शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। संस्कृति मानव चित्त की खेती है। खेती एक सतत प्रक्रिया है। गोड़ना, जोतना, तपाना, झवाना, वर्षा की बूंदों का छनकना, बोना, निशाना, सींचना, पकी फसल को काटना, फिर जमीन को उलटना, फिर खेत को सोने देना, कभी खेत को अहर्निश जागरण के लिए लाचार करना, पर एक क्षण भी विराम न लेने वाली सजगता ही तो खेती है। संस्कृति भी ऐसी ही न चुकने वाली, न रुकने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के श्रम, मनुष्य की दृष्टि और मनुष्य के भीतर के चैतन्य की जहाँ एक ओर साधना है, वहीं वर्षा, हिम, आतप को झेलना और समग्र परिवेश को सात्म करना भी संस्कृति है। ध्यातव्य हो कि आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी थे, पर भारत की सांस्कृतिक जिजीविषा के पक्षधर थे। अभी कुछ दिनों पहले
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय का एक लेख आया। लेख का शीर्षक है कला और संस्कृति की भूमिका, जिसमें यह बात समझाई गई कि संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जो व्यक्ति, समाज, साहित्य और चिंतन को समृद्ध बनाते हैं। इसी अर्थ में संस्कृति जीवन की लोक यात्रा है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे वासुदेव शरण अग्रवाल का ध्यान आ रहा है। उनकी एक पुस्तक है कला और संस्कृति। पुस्तक प्रभात प्रकाशन दिल्ली से छपी है। मैं शब्दशः वासुदेव शरण अग्रवाल को उद्धृत कर रहा हूं। उस पुस्तक के पृष्ठ 11 पर वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृत को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जोड़ते हुए बताते हैं कि यह मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। ध्यातव्य हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला और संस्कृति के प्रामाणिक व्याख्याकारों में से रहे हैं। मैं इन संदर्भों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करता हूं, जब वे बताते हैं कि प्रकृति को ध्येय की सिद्ध के अनुकूल बनाना संस्कृति है और प्रतिकूल बनाना विकृति है। हमारी सांस्कृतिक दृष्टि मनुष्य को मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय में देखती है। व्यक्ति केवल एक वचन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक इकाई है। समाज और व्यक्ति में संघर्ष का विचार अनुचित है। राज्य ही सब कुछ नहीं होता, यह राष्ट्र का एकमात्र प्रतिनिधि भी नहीं होता। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार सूत्र का संदर्भ दे रहा हूं जब वे मानते हैं कि राज्य न भी रहे तब भी राष्ट्र रहता है। राज्य की केंद्रीयता में अवधारणाओं की व्याख्या नियंत्रण, एकाधिकार और व्यक्तिवाद के चरम को जन्म देती है। यूरोप, अमेरिका और वामपंथी देशों के उदाहरण इसके प्रमाण हैं। यही प्रश्न खड़ा होता है कि हम भारत को कैसे समझें? क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, सोवियत संघ या युगोस्लावाकिया जैसे देशों की तरह समझा जा सकता है? क्या भारतीय देश राष्ट्र को समझने के मूल्य और मापदंड वही हो सकते हैं जो इन राष्ट्रों के हैं? चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, सोवियत संघ हो या ग्रेट ब्रिटेन हो, अब वो कितना ग्रेट है छोड़ दीजिए, या युगोस्लाविया ही हो, ये अनिवार्यता कृत्रिम नेशन है। इसलिए टूटते बिखरते रहते हैं और रहे हैं। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय बोध को समझने के संदर्भ फिर क्या हो? भारत, भारतीय और अभारतीयता को कैसे समझा जाए? यह भी एक प्रश्न है जुड़ा हुआ। क्या एक रूपता ही एकता है? मैं जब ऐसा प्रश्न आपके सामने, आप विद्वानों के सामने उठा रहा हूं इस पीठ पर बोलते हुए, तो क्या एकता का आशय समरूपता समझा जाए? इन अवधारणाओं को समझने की दृष्टि क्या हो? देखिए, दृष्टि से ही समाधान निकलेगा। पुनश्च यह भी कि भारतीय साहित्य में और भारतीय संस्कृति में भारतीय राष्ट्र को समझने के बिंदु क्या हैं? दृष्टि की बात महत्वपूर्ण है। दृष्टि के लिए अंग्रेजी में शब्द है विजन। विजन साइट नहीं है,
आपकी आंखें हो सकती हैं, फिर भी आप दृष्टिहीन हो सकते हैं। स्वातंत्रोत्तर भारत में कला, मानविकी और समाज विज्ञान के संकायों में कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो यह चाक्षुष दृष्टिहीनता बहुतायत से रही है। भारतीय राष्ट्र को और भारत को एक जीवंत अवधारणा के रूप में समझने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं पुनः दीनदयाल उपाध्याय को उद्धृत करूंगा। उनकी एक पुस्तक है एकात्म मानव दर्शन, सुरुचि प्रकाशन से छपी है। पृष्ठ 34 पर वे कहते हैं कि राष्ट्र का अस्तित्व उसके नागरिकों के जीवन का ध्येयभूत आधार है। जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव के रूप में देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। इनमें से एक का भी अभाव हो तो राष्ट्र नहीं बनेगा। जैसे शरीर में आत्मा नाम की वस्तु है, आत्मा के कारण ही व्यक्ति रहता है, वैसे ही राष्ट्र है। मेरे इस व्याख्यान के विषय का की पहली पदावली संस्कृति और फिर राष्ट्र है। दरअसल नेशन शब्द, जिसके लिए राष्ट्र के लिए जो हम सामान्य बोलचाल में नेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि उचित है नहीं, क्योंकि दोनों के संदर्भ में अंतर है। नेशन शब्द मूलतः लैटिन के शब्द नेटिव से निकला है। नेटिव यानी किसी खास जगह पर रहने वाले लोगों का और स्थान का बोधक शब्द। यह सत्ता केंद्रित अवधारणा है। जो समस्याएं हैं वह राष्ट्र को राज्य मान लेने की समस्याएं हैं। भारतीय संदर्भ में राष्ट्र अनिवार्यतः राज्य नहीं है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम राज्य की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रभाव को जीने वाले समाज हैं। महाभारत का एक श्लोक उद्धृत करूंगा। न राज्यं न राज्य असित न दंडो न च दंडिकः धर्मेणैव प्रज्ञा सर्वा रक्षान्ति स्म परस्परम। यह महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि हे राजन, शाक द्वीप के मंक मशक मानस मदंग नामक जनपद में न कोई राजा है न दंड है, न दंड देने वाला है। वहां के लोग धर्म के ज्ञाता हैं और स्वधर्म पालन के प्रभाव से ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह धर्म भाव जीवन दृष्टि में बदलाव ला देता है। यह दृष्टि अधिकार, विजय, भोग और सत्ता केंद्रीयता के मूल्यबोध का प्रतिपक्ष है। मित्रों, एक तथ्य तो स्पष्ट होना चाहिए कि भारत केंद्रित मूल्यबोध या भारत बोध सत्ता केंद्रित बोध नहीं है। हम नायकत्व की, राष्ट्र की समाज केंद्रित अवधारणा है। जब आप, यह संस्थाओं के भी मामले में लागू है, हमारी सभी संस्थाएं, गुरुकुल हो या दाम्पत्य हो, समाज केंद्रित अवधारणाएं हैं। जब आप विचार सरणी को, चिंतन प्रणाली को सत्ता केंद्रित व्याख्या में ले जाते हैं तो अनर्थ बनाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि संस्कृति हो या राष्ट्र, आप इसे सत्ता की केंद्रीयता में पढ़ेंगे तो शायद एक राष्ट्र के रूप में हमारी सांस्कृतिक निरंतरता को आप नहीं पढ़ पाएंगे। खैर, एक साहब वो हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। उनकी एक पुस्तक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया है, ससेक्स के रहने वाले सोशल साइंटिस्ट हैं।
एंडरसन की एक मान्यता है जिसका मैं आपसे जिक्र करूंगा। एंडरसन कहते हैं कि राष्ट्र एक भौगोलिक राजनीतिक इकाई हो तो हो, यह काल्पनिक और अनुभवजन्य इकाई भी है। यानी इसका स्वरूप बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे जीते हैं, कैसे बरतते हैं। यानी यह जितनी निर्मित है उससे ज्यादा अनुभवजन्य है। भारत के संदर्भ में इस अनुभवजन्यता की व्याख्या कैसे की जाए? भारतीय इतिहास बोध, मूल्यबोध और सांस्कृतिक प्रसार की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो इस अनुभवजन्यता की व्याख्या सहभागिता के अर्थ में की जाएगी। हमारा जीवन विजय के लिए नहीं है, विक्ट्री के लिए नहीं है, पार्टिसिपेशन के लिए है, सहभागिता के लिए है। हम योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए तो शांतिरंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरोषधय, शांतिर्वनस्पतय, शांतिर्विश्वदेवा, शांतिर्ब्रह्मा, शांति सर्वशांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। चर अचर जड़ चेतन एक ब्रह्मांडिक कॉस्मिक शांति की तपस्या भारतीय बोध है। दीनदयाल जी को इसकी पहचान थी। इसी पहचान के चलते वे एकात्म मानववाद के पृष्ठ 20 पर उनका कथन है कि वे यानी जो हमसे उत्तर हैं, पश्चिम वामपंथ, वे प्रकृति की विजय की बात करते हैं। वे एवरेस्ट पर चढ़ने को एवरेस्ट विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट कहते हैं। हम लोग भी हिमालय पर गए, अनेक चोटियों पर चढ़े, किंतु तपस्या का भाव लेकर मैं जीतूंगा जन्म देती है। इसी अहंकार से समाजवाद अयं निजः परोवेति गणता लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह औदार्य भारत भाव का मूल बिंदु है। निर्मल वर्मा को तो आप लोग जानते ही होंगे। उनका एक लेख है, निर्मल वर्मा हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे। उनका एक लेख है, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति की खोज। यह लेख उन्होंने जर्मनी के हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में शोध पत्र के रूप में पढ़ा था। लेख का संकलन नंद किशोर आचार्य ने अंतर यात्रा भाग 1 नामक पुस्तक में किया है। इस लेख में निर्मल वर्मा कहते हैं, किसी हिंदू की अस्मिता यूरोपीय के बरक्स आत्म की स्वायत्त सत्ता में नहीं है, बल्कि विश्वासों में, अनुष्ठानों में, जातिगत दायित्वों की उस बृहत्तर बनावट में वास करती है जिससे उसके धर्म का गठन होता है। यानी हिंदू होना, भारतीय होना, अपने इर्द गिर्द के परिवेश से संवाद में होना है। निर्मल जी का यह वाक्य भारत को पढ़ने का एक सूत्र देता है, और वह सूत्र है कि भारतीय राष्ट्र को आप एक आध्यात्मिक संज्ञा के रूप में समझें। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादक हुए हैं गिरिलाल जैन। गिरिलाल जैन भी एक सूत्र देते हैं, अब तो प्रयाण कर गए। वो भारत को एक सभ्यता के रूप में समझने की वकालत करते हैं, एक जीवंत सभ्यता। और ये सूत्र स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी,
के चिंतन में इन सूत्रों का विस्तार है। रविंद्र बाबू के शब्दों को उधार लें तो राष्ट्र अर्धेक मानवी तुम्ही अर्धेक कल्पना का रूप है। महर्षि अरविंद भारतीय राष्ट्र को एक संस्कृति के रूप में अनुभव करने और जीने की बात करते हैं। वे बार बार कहते हैं, हमारे लिए हमारा अतीत व्यतीत नहीं है, अपितु सजीव है। इस सजीवता के लक्षण भारतीय साहित्य में देखा जा सकते हैं। मैं राष्ट्र और संस्कृति की सजीवता को भारतीय साहित्य के कुछ प्रतीकों में पढ़ने की कोशिश करूंगा। कालिदास का नाम आपने सुना होगा। कालिदास की रचना मेघदूत विश्वख्यात रचना है। मेघदूत में कालिदास प्राक ज्योतिषपुर यानी पूर्वोत्तर भारत, प्राक ज्योतिषपुर उत्तर पूर्व असम से लेकर हिमालय तक का वर्णन करते हैं। कालिदास राष्ट्र को जीते हैं। संस्कृति के रूप में राष्ट्र को अनुभव करना भारतीय राष्ट्र की चिरंतनता का प्रमाण है, और एक कारण भी है। मैं यही स्पष्ट करता चलूं कि हम एक राजनीतिक राष्ट्र रहे हों या न रहे हों, एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हमारे रहने के प्रमाण हमारी कलाओं में, हमारे गीत में, हमारे संगीत में और साहित्य में पढ़े जा सकते हैं। आर्य सप्त सिंधवः की अवधारणा एक सांस्कृतिक राष्ट्र की परिकल्पना है। उत्तर में कश्मीर की ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें अभिनव गुप्त, और मैं एक नाम उल्लेख कर रहा हूं, गुलाम अहमद महजूर की रचनाओं में आप देख सकते हैं। पूर्व में बांग्ला के रविन्द्रनाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और काजी नजरुल इस्लाम इस भारत बोध के व्याख्याकार के रूप में आपको दिखेंगे। उड़िया में फकीर मोहन सेनापति से लेकर और गोपीनाथ महंती तक एक लंबी परंपरा है जो राष्ट्रभाव के रचनात्मक आराधन में लगी हुई है। मराठी में केशव सूत, गुजराती में नर्मदा शंकर और उमाशंकर जोशी, तेलुगु में वीरेश लिंगम, कन्नड़ में मस्ति वेंकटेश आयंकर, मलयालम में बल्लतोल मेनन की परंपरा भारत बोध की प्रस्तुति की ही परंपरा है। पंजाबी में गुरु गोबिंद सिंह से लेकर भाई वीर सिंह जी तक का लेखन, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी तक की रचनात्मक यात्रा में जिस शब्दावली और बोध की उपस्थिति है, वह शब्दावली, वह बोध भारत भाव का बोध है। तमिल के कवि हुए एक सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती शिवाजी पर कविताएं लिखते हैं। तमिलनाडु कहाँ है? तमिल क्षेत्र कहाँ है? शिवाजी कहाँ है? सुदूर उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व की कार्बी आबलांग एक जनजाति है, वहां राम कथा का गायन होता है साबिन आलुन रामायण के नाम से। राम कहाँ के हैं? राम अयोध्या के हैं। कार्बी आबलांग कहाँ है? सुदूर उत्तर पूर्व में है। खामती जनजाति का एक रामायण है, खामती रामायण। असमिया में माधव कंदली का रामायण है। शंकर देव, माधव देव, बदलापाद माता की रचनात्मकता ऐसे ही चिन्ह हैं जहां भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को पढ़ा जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत से मेरा लगाव है। एक बात बताऊं, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में मैं बार एक बात कहता हूं। भारत के विश्वविद्यालयों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, चाहे वो साहित्य का इतिहास हो या समाज विज्ञान के संकायों का इतिहास हो, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं,
हिंदी का इतिहास कलकत्ता से आगे नहीं जाता है। वर्तमान में जो 8 राज्य हैं, यानी 7 बहनें और 1 भाई सिक्किम, जिन प्रतीकों में जी रहे हैं, उनके सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने की कोशिश की जाए। जब आप उन सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि इन सांस्कृतिक संदर्भों के रचनात्मक भावबोध क्या हैं। यह विचार ही विश्वविद्यालयों में बैठे वामपंथी वाक बहादुरों की सोच से गायब है। जो लोग पूर्वोत्तर भारत को जानते हैं उन्हें पता होगा कि श्रीमंत शंकरदेव जी, माधवदेव जी, बदला पदमाता, रामचरण ठाकुर, भूषण द्विज, दैत्यारी ठाकुर, श्री राम माता, रामानंद द्विज और मणिपुर के कृष्णाचार्य और शांतिदास गोसाई की वैचारिकी में भारत राग के प्रामाणिक पक्ष उपलब्ध है। श्रीमंत शंकरदेव का तो भाषा बोध ही उनके भारत बोध से बनता है। सन 1481 में श्रीमंत शंकरदेव अपने 17 शिष्यों के साथ प्रथम तीर्थाटन के लिए निकलते हैं। यह यात्रा वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, द्वारका, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी यानी लगभग पूरे देश की यात्रा है। फिर 1550 ईस्वी में दूसरी बार ये निकलते हैं वे। यह यात्रा दक्षिण भारत की यात्रा होती है। ब्रजबोली और ब्रजावली का पूरा भाषा बोध इस यात्रा संस्कार से निकला हुआ भाषा बोध है। जो लोग पूर्वोत्तर भारत को जानते हैं उन्हें पता होगा कि वहां के सत्रों में, सत्र यानी प्रार्थना घरों में, वहां के मठों में जो भागवत रखा हुआ है वो ब्रजावली, ब्रजबोली का है। ब्रजबोली यानी ब्रजावली का भाषा संस्कार यानी शब्दावली 5 भाषाओं से मिलकर बनी है। संस्कृत, ब्रजभाषा, मैथिली, बांग्ला और असमिया, इनकी सामूहिक शब्दावली ब्रजबोली की शब्दावली है। सत्रों में भागवत पुराण का वाचन जिस भाषा में होता है वह भाषा यही ब्रजावली है। और कथा जानते हैं, यह कथा सबसे पहले कहाँ की गई, कहाँ कही गई? वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनपद में एक स्थान है शुक्रताल, जो अब शुक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस शुक तीर्थ में अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को महर्षि शुकदेव ने यह कथा सुनाई, यानी भागवत सुनाई। महर्षि शुकदेव के पिता महर्षि वेदव्यास ब्रह्मा की वंश परंपरा में आते थे। इसी भागवत की कथा को, यानी जो शुक तीर्थ में खड़ी बोली क्षेत्र में कथा सुनाई गई, इसी कथा को श्रीमंत शंकरदेव ब्रजावली में प्राग ज्योतिषपुर को सुनाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर यानी पूर्वोत्तर भारत धर्म के लोकतांत्रिक पाठ का साक्षी होता है। सत्र और नामघर इस बोध के वाहक बनते हैं। एक बात बताऊं आपको, श्रीमंत शंकरदेव अपनी रचनाओं में सदा सर्वदा भारतवर्ष संज्ञा को अभिव्यक्त करते हैं। कीर्तन घोषा उनकी रचना है। कीर्तन घोषा में श्रीमंत शंकरदेव का कथन है, जानिया सबे एरा भासभूस, भाग्य से भारते भैला मानुस। स्वयं माधवदेव जी यानी शंकरदेव जी के जो शिष्य परंपरा में प्रथम शिष्य माधवदेव जी बरगीत में कहते हैं, धन्य धन्य कलिकाल, धन्य धन्य नर्तुन भाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। श्रीमंत शंकरदेव जी भारत भूमि को जम्मू द्वीप, मध्यस्थ
भारत श्रेष्ठतर कहते हैं, यानी जम्मू द्वीप में भारत भूमि श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठता का बोध जिस भाषा संस्कार से बनता है, हिंदी उसी का प्रतिनिधित्व करती है। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण आपको बता रहा हूं। उल्फा के कुछ लोगों से बातचीत शुरू हुई। हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने यह अनुभव मुझे बताया। उनसे जब बातचीत शुरू हुई और उन्होंने कहा कि आप क्या मानते हैं, तो हम ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। कहा कि फिर क्या मानते हैं? तो हम श्रीमन शंकर देव मानते हैं। श्रीमन शंकर देव एक ऐसे प्रतीक के रूप में सामने आते हैं जो भारत की सांस्कृतिक संवाद परंपरा के प्रतिनिधि हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि विश्वविद्यालयों में स्वातंत्र्योत्तर भारत में ऐसे महान संत की रचनाओं का कोई पाठ हुआ नहीं। सुनिए, मणिपुर का उदाहरण बता रहा हूं। मणिपुर में आज भी किसी का स्वर्गवास होता है तो कहते हैं ये वृंदावनवासी हो गए। वृंदावन कहां है और मणिपुर कहां है, आप जानते हैं? त्रिपुरा आपने सुना होगा। त्रिपुरा में जमातिया लोग रहते हैं। जमातिया वहां पहाड़ी जनजाति है। जमातिया लोग कॉक बरोक बोलते हैं और जनेऊ पहनते हैं। जब प्रयाण संस्कार करना होता है तो प्रयाग आते हैं। प्रयाग कहां है और त्रिपुरा कहां है? त्रिपुरा का नाथ पंथ, असम का भावना लोकनाट्य, अरुणाचल प्रदेश में एक मोम्पा जनजाति है जो एकदम चीन के बॉर्डर के आसपास है। मोम्पा जनजाति का लोक नाट्य रूप अजिलामो। ऐसे ही चिन्ह हैं जहां हम भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को और उत्सव धर्मिता को पढ़ सकते हैं। मुझे उस दिन कश्मीरी पुरातत्वविद वीरेंद्र बांगड़ू बता रहे थे कि गांदरबल में स्थापित श्यामा देवी की प्रतिमा श्रीलंका से आई है। गांदरबल कहां है? गांदरबल सुदूर उत्तर में है और श्रीलंका कहां है? सुदूर दक्षिण में है। संकेत यह है कि गुलामी और पराभव के एक लंबे इतिहास के बावजूद एक सांस्कृतिक चेतना जो उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति की रही है, और यह सपना भारतीय राष्ट्र की सजीवता का प्रमाण है। हमारे समाज में यह चेतना बराबर से रही है। इसी अर्थ में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आता है, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया, तो आसेतु हिमालय इस क्षेत्र को और यहां के रहने वाले लोगों को हिंदू कहता है। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु महाराज जब कहते हैं कि जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। देखिए साहब, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होऊंगा, मुझे थोड़ी सी छूट दें, अगर थोड़ी सी बौद्धिक छूट दें, तो गुरु साहब का यह हिंदू भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता का एहसरसन है। मैं कौन हूं? मैं हिंदू। यह भाव भारत का अध्यात्म पुरुष हिंदू होना है। यह सांस्कृतिक समाज के रूप में अपनी अस्मिता को एसर्ट करना है। यह एसर्ट करना भक्ति काल के कवियों में और प्रखरता से पढ़ा जा सकता है। औरंगजेब का नाम आपने सुना है। भारतीय मूल्यों के साथ और भावबोध के साथ उसके संबंध का पता भी है आपको। मैं जब कहता हूं कि भारतीय राष्ट्र को जिया जाता है तो एक प्रमाण भी देता चल रहा हूं। मध्यकाल की एक कवित्री हुई हैं ताज बेगम। जो लोग वृंदावन मथुरा गए हों तो रसखान जी की समाधि है, उसकी थोड़ी देर बाद ताज की समाधि बन रही है। औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा बेगम और भतीजी ताज बेगम एक जीवन शैली के रूप में राष्ट्रबोध को जीती हैं। ताज बेगम की एक कविता पढ़ रहा हूं।
छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूं देवतों से न्यारा है। माल गला सोहें नाक मोती सेत जो हैं, कान कुंडल मन मोहें लाल मुकुट सिरधारा है। दुष्ट जन मारे सब संत को उबारे ताज, चित्त में निहारे प्राण प्रीत करन वारा है। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। यह कौन कह रहा है? ये ताज कह रही हैं। ताज की पांथिक मान्यता क्या है? उसमें यह पूरी शब्दावली काफिरोना है, पर वह भारत बौद्ध को इन प्रतीकों में स्वीकार कर रही हैं। मैं और आगे बताता हूं, सुनो दिल जानी, ताज की पंक्तियां है। मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिखानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूं बुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। यह हिंदुआनी पांथिक नहीं है, यह जीवन बोध है, यह आर्ट ऑफ लाइफ है। इसे जीना भारतीय राष्ट्र के सांस्कृतिक बोध को जीना है। इसी को जयशंकर प्रसाद जीते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना है, हिंदी में छायावाद के आधार स्तंभों में है। हिंदी नाटक की शुरुआत, हिंदी नाटक के नामकरण के केंद्र बिंदु हैं। जब जयशंकर प्रसाद के चाणक्य कहते हैं कि मालव और मगध को भूलकर संपूर्ण आर्यावर्त को बात करोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, इसी को निराला कहते हैं। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार। यह सभ्यता बोध है। यह कैसे सभ्यता बोध है? एक सज्जन हुए हैं सैमुअल हंटिंगटन, आडवाणी जी के प्रिय लेखकों में से। सैमुअल हंटिंगटन की एक पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंगटन की एक मान्यता है कि दुनिया में अब विचारों के संघर्ष नहीं होंगे, सभ्यताओं के संघर्ष होंगे। दुनिया के 7 या 8 बड़ी सभ्यताएं आपस में टकराएंगी। सभ्यता के संघर्ष में भारतीय राष्ट्र की पहचान क्या होगी? भारतीय राष्ट्र की पहचान हिंदू सभ्यता के रूप में होगी। यह हिंदू भारतीय समाज की सनातनता से उपजा अस्मिता बोध का प्रतीक है। हमारे समाज को इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। हां, ध्यान रहे कि इसकी संकीर्ण पांथिक, राजनीतिक या सत्ता केंद्रित व्याख्या उस विराट उद्देश्य के विरुद्ध जाएगी जिसे हमारे साहित्यकारों और चिंतकों ने सोचा है। इस सोच को बनाने में रसखान, जायसी, ताज, रजा नकवी, हसरत नोमानी, इकबाल अजमुल्ला और कप्तान राम सिंह ने उतनी ही शिद्दत से बौद्धिक परिश्रम किया है जैसे कल्हण, मम्मट, अभिनव गुप्त, कालिदास, तुलसीदास और सुब्रमण्यम भारती ने किया है। मित्रों, यह सांस्कृतिक राष्ट्र अपनी इस विरासत और संभावना में, विरासत महत्वपूर्ण है, संभावना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी विरासत और संभावना में अपने चिन्ह भारतीय साहित्य में पाता है। हमारा राष्ट्र कैसा हो, हम अपने राष्ट्र को कैसे बरतें, इसके चिन्ह हमारे दर्शन में और हमारी साहित्यिक विरासत में मिलते हैं। और शायद यही कारण है कि हम दुनिया में जहां भी गए इसी दार्शनिक भावबोध के प्रतीक बनकर गए। हम दुनिया में तलवारों के बल पर कहीं नहीं गए। जो तलवारों के बल पर गए हैं उनका इतिहास हिसाब कर रहा है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मध्यकालीन
मुस्लिम कवि अब्दुल रहीम खान खाना और सैयद इब्राहिम रसखान का उल्लेख करूंगा। रसखान पांथिक रूप से हिंदू प्रतीकों में जीने वाले नहीं हैं, पर सांस्कृतिक रूप से उनकी पूरी कविताएं राधा और कृष्ण पर सबको समर्पित हैं। वृंदावन और मथुरा उनके जीवन बोध के केंद्र में है। तो चाहे रसखान हो, चाहे आलम हो, चाहे ताज हो, इनकी समवेत रचनात्मकता यह बताती है कि भारतीय सांस्कृतिक बोध हिंदू बोध का पर्याय है और यह हिंदू पांथिक नहीं है। एक बात और, अगर आप ताज को पढ़ें, रसखान को पढ़ें और रहीम को पढ़ें तो एक बड़ी राजनीतिक समस्या का समाधान होगा और यह सांस्कृतिक समाधान भारतीय इस्लाम के चेहरे की भी व्याख्या करेगा। सांस्कृतिक मान्यताएं हिंदू हो सकती हैं और पांथिक मान्यताएं इस्लाम हो सकती हैं। ये इन कवियों की रचनात्मकता इस बात का प्रमाण है। हम इन कवियों से ये सीख सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की दीनदयाल पीठ का आभार जिन्होंने इस विषय पर संवाद करने का अवसर दिया है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी और प्रमोद जी, एक बात कहूं आपसे आपके विश्वविद्यालय से कोई भी संवाद भागसु नाग और त्रिउंड के दर्शन के बिना पूरा नहीं होता। देश चाइनीज महामारी से मुक्त हो तो इन स्थानों से भी संवाद होगा। आपने हमें अवसर दिया, आपने हमें इस विषय पर सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद।